गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। अपने इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा छठी के विज्ञान विषय का दूसरा पाठ भोजन के घटक, और ये है हमारे इस पाठ का दूसरा वीडियो, सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट जो वीडियो का अपलोड हो चुका है उसमें हमने पढ़ा था भोजन के विभिन्न घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हैं, इनके स्रोत क्या हैं, अतिरिक्त इसके जो विटामिन और खनिज लवण जो अन्य पोषक तत्व हैं उनके स्रोत क्या हैं, उनके कमी से हमारे शरीर में कौन से रोग हो जाते हैं जो अभावजन्य रोग हैं, आदि सब हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं शेष बचे हुए इस पाठ के अन्य जो टॉपिक हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस लर्न टुगेदर। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वह ये है कि आहारी रेशे। आहारी रेशे, भोजन में उपस्थित रेशों को आहारी रेशे या रुक्षांश कहते हैं। हमारा शरीर इनका पाचन नहीं कर सकता है, इसलिए हमें इनसे न तो कोई पदार्थ प्राप्त होता है, ना ही हमें इनसे किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन ये जो रुक्षांश हैं ये बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि ये रुक्षांश हैं ये कब्जियत की रोकथाम करते हैं। यानी सिर्फ पोषक तत्व हमने लिए तो उस भोजन का आयतन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ये रुक्षांश से भोजन का आयतन बढ़ाते हैं, जिससे पेट भरा हुआ लगता है, और रुक्षांश से भोजन को आहार नाल में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। अगर ये आहारी रेशे नहीं हो तो जो पोषक तत्व हम लेते हैं भोजन के रूप में, वो हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र विद्यमान है उसमें आगे बढ़ने में कठिनाई होगी, और उसका कार्य कौन सरल करते हैं, ये आहारी रेशे। ये आहारी रेशे में साबुत अनाज से, सलाद से, सब्जियों से और अंकुरित दानों से प्राप्त होते हैं। जैसा में देख पा रहे हो, ये जितने भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, और जैसे खीरा दिखाया गया है, गोभी के पत्ते दिखाए गए हैं, और ये सलाद के लिए अतिरिक्त इसके जो हमारा खीरा रहता है, और ये सब क्या है, आहार में हमें रेशे प्रदान करने वाले भोजन हैं। अब हम बात करते हैं संतुलित आहार की। संतुलित, जैसा कि नाम में बता रहा है, जहाँ संतुलन हो, यानी जिस आहार में सभी पोषक उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। उचित मात्रा मतलब नाम को देखिए, संतुलित, जहाँ संतुलन हो। संतुलन का मतलब ना तो अधिक ना कम, और जब ना अधिक होता है ना कम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उचित। तो जिस आहार में सभी पोषक उचित मात्रा में, उचित अनुपात में रहते हैं, उन्हें हम संतुलित आहार कहते हैं। इस चित्र को अगर आप देख पा रहे होंगे, ये एक संतुलित आहार के लिए है कि आपके भोजन में क्या आना चाहिए। ये देखिए नीचे आप देखिए, ये सारे वो भोजन के घटक हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, जैसे आलू है, अनाज के हैं, और ब्रेड है, ये सब जो दिया हुआ है। अतिरिक्त इसके अगर हम बात करते हैं, ये वो स्रोत हैं जैसे अंडा है, दूध है, मांस है, ये बादाम दिखाए गए हैं, यहाँ पे अखरोट दिखाए गए हैं, जिनसे हमें वसा और प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ये जो फल हैं हमारे, जिनसे हमें विटामिन्स और मिनरल्स की पूर्ति होती है। और ऊपर जहाँ दिखाया गया है ये दूसरे पदार्थ हैं, जैसे शहद है और अन्य ये फल दिखाए गए हैं, और खाद्य पदार्थ अन्य जिनसे हमें खनिज और लवण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमें अपने भोजन में प्रतिदिन की जो हमारी विभिन्न प्रकार के घटकों की आवश्यकता है उसको पूर्ति करने के लिए एक विभिन्न प्रकार का भोजन, जिसमें ये सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उसको खाना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अब हम बात करते हैं जो हमारे भोजन में कौन से घटक विद्यमान, हमें पता कैसे चलेगा, हम उसका परीक्षण कैसे करेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट है। तो चलिए हम उसके लिए करते हैं भोजन में कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई खाद्य पदार्थ लेते हैं और उसकी थोड़ी सी मात्रा को पानी में मिलाकर उसका पेस्ट बना लेते हैं, और उसको कूट करके बारीक उसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट जो मतलब ना तो ठोस है ना द्रव है, जैसे कोलगेट पेस्ट नहीं आती आपकी, ऐसे ही। तो ये खाद्य पदार्थ जो है इनका हम थोड़ा सा पेस्ट बना लेंगे, और इसको हम क्या है थोड़ी सी मात्रा में जल के साथ प्रखनाली में ले लेंगे, और इस पेस्ट में हम क्या करेंगे, आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालेंगे। यदि खाद्य पदार्थ का रंग गहरा नीला हो जाता है तो यह खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति की पुष्टि करता है। देखिए चित्र में दिखाया गया है, यहाँ ये खाद्य पदार्थ का पेस्ट बना करके एक प्याले में रखा गया है,
और जो ऊपर से बूंद जो डाली जा रही है वो किसकी है, आयोडीन के घोल की। जैसे ही आयोडीन का घोल इसके अंदर गिरा तो पहले में जो खाद्य सामग्री थी उसका रंग गहरा नीला या काला हो गया है। इसका एक सरल है दूसरा उदाहरण ये भी है आपके सामने। आप चाहें तो अपने घर में बिना इतना कुछ किए आप सीधा एक आलू लीजिए, आलू को चाकू से थोड़ा सा ऊपर से उसको इसकी जो छिलका उसको उतार दीजिए, और छिलका उतारने के बाद अगर आप उसके ऊपर आयोडीन का घोल डालेंगे, कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ आयोडीन के घोल की एक बूंद डालनी है, तो जिस भाग से आपने छिलका उतारा था उस भाग में आपको जो सफ़ेद दिखाई देने वाला भाग आलू का था वह नीला या काला प्रतीत होगा, लगभग यह नीला होता है। अब हम बात करते हैं भोजन में प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे। यह भी बहुत सरल है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसका पेस्ट बनाएंगे और उसको प्रखनली में डालेंगे। जब हम प्रखनली में इस खाद्य पदार्थ का पेस्ट ले लेते हैं तो हम प्रखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट के जलीय घोल के डालेंगे और उसके बाद कुछ बूंदे कास्टिक सोडे की मिलाएंगे। यानी ये कुछ 2 रसायन हैं। जिस प्रकार वस्तु में लोहे की बनी हुई है, यह जांचने के लिए हम चुंबक का प्रयोग करते हैं। चुंबक यदि किसी वस्तु को छू लेता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है तो वह क्या लोहा होती है। जैसा एक सामान्य हम इस तरह से करते हैं, बर्तन बेचने वाले जो है उनके पास ये होता है, इस प्रकार हम जांचते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ ये कुछ रसायन है, कॉपर सल्फेट जिसको हम हिंदी में नीला तथा बोलते हैं, बड़ी सरलता से उपलब्ध होता है। और दूसरा कास्टिक सोडा, यानी ये जो होता है एक जैसे कपड़े धोने का सोडा होता है, इस प्रकार से एक सोडा और होता है कास्टिक सोडा जिसका सूत्र NaOH होता है। इनके जलीय घोल को यानी इनको पानी में मिलाकर जो घोल तैयार किया उनको जब डालते हैं तो जो पेस्ट था उसका जो खाद्य पदार्थ था उसका रंग बैंगनी हो जाता है। अगर यह रंग बैंगनी हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है। यह खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति की पुष्टि करता है। देखिए इस चित्र को, इस चित्र में ये प्रखनली में दिखाया गया है। ए में यहाँ पे हमने भोजन का पेस्ट लिया था जिसमें हमने जो खाद्य सामग्री डाली है, इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हम उसके अंदर पहले क्या डालते हैं, डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी पानी के अंदर जो नीला होता है कॉपर सल्फेट का घोल है उसकी कुछ बूंदें हमने इसके अंदर डाली। फिर हमने जैसे इस प्रखनली के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड ये मिसप्रिंटेड है, इसे मैंने ठीक कर दिया है। देखिए पहले इसमें क्या हमने कॉपर सल्फेट या नीला तोता डाला और दूसरे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का जलीय घोल ये हम डालते हैं। जैसे हमने इसको अंदर डाला, ये देखिए रंग कैसा हो गया, बैंगनी। रंग कैसा हो गया, बैंगनी। अगर ये रंग बैंगनी हो जाता है तो इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन की। और अगर प्रोटीन पॉजिटिव का मतलब प्रोटीन उपस्थित है। अगर इसका रंग, क्योंकि नीला तोता डालने के बाद जो हमारा पेस्ट है उसका रंग कैसा हो जाएगा, हल्के नीले रंग का हो जाएगा। यदि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा का घोल डालने के बाद भी उसका रंग वैसा ही रहे नीला, तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन की उपस्थिति नहीं है। तो ये चित्र में एक वो दिखाया गया है, पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्लस और माइनस का निशान। प्लस यानी उपस्थिति, प्रोटीन की उपस्थिति भोजन में है, और माइनस मतलब प्रोटीन की उपस्थिति नहीं है। अब हम बात करते हैं वसा के परीक्षण की, जो सबसे सरल परीक्षण है, आप घर पे कर सकते हैं। जब किसी खाद्य पदार्थ को एक कागज़ पर रगड़ा जाता है तो कागज़ पर धुंधले धब्बे दिखाई देते हैं, तो यह भोजन में वसा की उपस्थिति की पुष्टि करता है। हमने चित्र में देखिए एक फिल्टर पेपर लिया हुआ है, जो सामान्य फिल्टर पेपर है जिसको आप घर में इस्तेमाल करते हैं, और टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, साधारण आपके लिखने वाला कागज़ भी ले सकते हैं। जब आप इसके ऊपर एक जगह पे तेल का एक बूंद डालते हैं, दूसरी जगह अगर मान लीजिए पानी डालते हैं, तो कुछ समय के आप बाद देखेंगे पानी उड़ जाने के बाद, वाष्पीकृत हो जाने के बाद वहाँ पर कोई निशान नहीं देगा। जबकि जहाँ आपने तेल डाला था वहाँ इस प्रकार से आपको एक धब्बा दिखाई देगा। ये पदार्थ कागज़ को पारदर्शी बना देगा, आर पार इसके देखा जाएगा, धुंधला एक सफ़ेद पारदर्शी धब्बा इसका बनेगा। यह एक सबसे सरल परीक्षण है जो आप अपने घर पे कर सकते हो। तो अगला है हमारा अभ्यास के प्रश्नों का सेक्शन। अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्न उसको करेंगे। आशा है कि जब मैं इसको समझाऊंगा तो आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे, देखेंगे कि जो आपने ऊपर पढ़ा है अगर वो आपने ध्यान से पढ़ा है तो मेरा जवाब बोलने से पहले ही आप उसका जवाब तैयार रखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताइए। जी हाँ, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित के नाम बताइए। निम्नलिखित के नाम लिखिए। इसने पाया कि एक ऐसा पोषक है जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह भोजन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले
पोषक तत्व हैं तो इन दोनों दो की आवश्यकता क्यों हुई? दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो वसा है वह कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दोगुनी ऊर्जा में प्रदान करती है। जैसे हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट 17 किलो जूल प्रति किलो के हिसाब से हमें आपूर्ति करते हैं किसकी? ऊर्जा की। तो इनकी लगभग 35 के आसपास होती है, जो दुगने से भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जो कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली ऊर्जा है उससे दुगनी ऊर्जा हमें उतनी ही मात्रा में वसा से प्राप्त होती है। अगर अगला प्रश्न है पोषक, वह पोषक कौन सा जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए ज़रूरी है? मैंने बताया था प्रोटीन, शरीर की वृद्धि करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, इसीलिए प्रोटीन। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, जिसकी कमी से आंखों का रोग हो जाता है, वो कौन सा था? विटामिन ए। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, मैंने बताया था जितने भी हमारे हड्डियां हैं, जो हमारे दांत हैं, वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिल करके बनते हैं, जिनमें मुख्य रूप से कैल्शियम होता है और साथ में हमारे फास्फोरस भी होता है। तो यदि हमारे भोजन में, क्योंकि इनके निर्माण में कैल्शियम मुख्य है इसलिए यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम का नाम लिखा है, अगर हम कैल्शियम और फास्फोरस दोनों लिखते तो भी उचित है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही पूछा है तो विकल्प में हम कैल्शियम का नाम लिखेंगे। तो कैल्शियम वो है जिसकी कमी से हमारे को मतलब जो हमारी हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि आप ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम बताइए जिनसे जो पोषक तत्व है, जहाँ ये बताए पूछे गए प्रश्न में, वो उनमें उपलब्ध होते हैं प्रचुर मात्रा में। यानी जैसे पहला वसा, वह कौन सा भोजन जिसमें वसा प्रचुर मात्रा में विद्यमान है? मूंगफली है, घी है, तेल है, मक्खन है, मांस है, इन सब में अच्छे से विद्यमान है। अगला मंड, मंड किस में विद्यमान है? मैंने बताया था ये जितने भी खाद्यान्न हैं, यानी खाने के जो अन्न हैं, जिनसे हम आटा बनाते हैं रोटियां सेकने के लिए, और जिसका आटा बना सकते हैं वो सब क्या है? हमारे खाद्यान्न है। बना तो किसी का बना सकते हैं, लेकिन जो उपयुक्त होता है, जैसे गेहूं का आटा, चने का आटा, बाजरे का आटा, चावल का आटा, ये सब क्या है? मंड से समृद्ध होते हैं। मंड हमारा इनमें होता है। और आलू है जैसे। अगला है हमारा आहारी रेशा। आहारी रेशे हमें किससे प्राप्त हैं? फल सब्जियों से। कई बार कहता है कि कुछ फल ऐसे होते हैं जो छिलके समेत खाने चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व विद्यमान भी होते हैं, अन्य रेशों के अतिरिक्त भी अन्य विद्यमान होते हैं। तो जो हम सलाद खाते हैं वो सब इससे समृद्ध होता है। सलाद में हम क्या लेते हैं? फल या सब्जियाँ। अगला आता है प्रोटीन। प्रोटीन से समृद्ध, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, वह भोजन है दाल, अंडा और मांस। अगला प्रश्न है, इन्हें कहा है कि आपको जो कथन दिए गए हैं क ख ग घ, वह गलत है या सही, इसका बताइए। क में दिया गया है केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषक आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। यह कथन असत्य है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है। कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त वसा, प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन, अगर वो नहीं है तो हम बीमार हो जाएंगे, तो इसलिए कथन ए असत्य है। दूसरा है संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। सही उत्तर है सत्य है, क्योंकि मैंने बताया कि संतुलित आहार क्या है? जिसमें सभी प्रकार के जो पोषक तत्व जिनकी हमें आवश्यकता होती है वो उचित मात्रा में विद्यमान है। और अभावजन्य रोग कौन से होते हैं? जो कभी भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी के कारण से, अगर हम किसी लंबे समय तक किसी पोषक तत्व को आहार में नहीं लेते तो उसकी कमी से जो रोग होता है वह अभावजन्य रोग होता है। जब हम संतुलित आहार खाना शुरू करते हैं तो शरीर में उस पोषक तत्व की कमी पूरी हो जाती है और अभावजन्य रोग समाप्त हो जाता है, उसकी रोकथाम हो जाती है। इस प्रकार यह कथन सत्य है। अगला तक गए, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये बात भी सत्य है, क्योंकि अगर अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होंगे तो उनसे वो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्वों के स्रोत होंगे। जैसे दूध है तो अंडा है, जैसे दाल है, हरी पत्तेदार फल सब्जी हैं, इन तो हमें किसी से कोई खनिज लवण मिलेगा, किसी से कोई विटामिन मिलेगा। तो कोई ना कोई जो भोजन का प्रकार है, अगर उसकी अधिक अगर वैरायटी रहेंगी तो संभावना है कि उनसे मिलने वाले जो पोषक तत्व हैं वो भी अलग अलग होंगे और हमारे अलग अलग पोषक तत्वों की आपूर्ति हो सकेगी। तो इस हिसाब से, इस दृष्टि से कथन ग सत्य है, सही है। अब हम बात करते हैं घ की। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए मांस पर्याप्त है। ये बिल्कुल पहले के वाला ही जैसा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाने से ही सारी आपूर्ति नहीं होती, वैसे मांस खाने से भी नहीं होती। तो ये कथन भी असत्य है, गलत है। मांस खाने से मांस में विद्यमान ही पोषक तत्व मिल पाएंगे, शेष नहीं मिल पाएंगे। इस दृष्टि से यह गलत है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ इसने रिक्त स्थान दिया, खाली स्थान विटामिन डी की कमी से होता है। यानी यहाँ पे हमने लिखना है रोग का नाम। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स।
तो इसका खालिस्तान का सही उत्तर है रिकेट्स की कमी से रिकेट्स हमें विटामिन डी की कमी से होता है। अगला है खालिस्तान की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। यहाँ पे भी हमने खालिस्तान में पोषक तत्व का नाम लिखना है। वह पोषक तत्व विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और आगे हम बात करते हैं विटामिन सी के अभाव से खालिस्तान नामक रोग होता है। बताया गया था सी की कमी से कौन सा होता है, सक्करवी रोग, जिसमें मसूड़ खून आने शुरू हो जाते हैं और मुंह में बदबू रहती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे शरीर के घाव आदि जल्दी नहीं बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अगले रिक्त स्थान की। हमारे भोजन में खालिस्तान के अभाव से रतौंधी हो जाता है। रतौंधी किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से। तो इस खालिस्तान में हम क्या भरेंगे, विटामिन ए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने इन सभी रिक्त स्थानों के उत्तर नीचे दिए भी हुए हैं। अब हम बात करते हैं अन्य प्रश्नों की, जो अन्य महत्वपूर्ण है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले जो कार्बोहाइड्रेट है मुख्य रूप से किस खाद्य पदार्थ से प्राप्त होते हैं, मतलब किस रूप में होते हैं। जैसे मैंने बताया था जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके विभिन्न रूप हैं, 3 प्रकार के, मंड, शर्करा और सेलुलोज, और ये बताया था स्टार्च। तो ये हमारा जो है जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है जो मुख्य रूप से वो आता है मंड और शर्करा। आगे हम बात करते हैं मंड के परीक्षण के लिए किस विलयन का इस्तेमाल किया जाता है, तनु आयोडीन नामक रासायनिक विलयन का। यानी आयोडीन का आयोडीन का जो जलीय घोल होता है उसको हम तनु आयोडीन बोलते हैं, तनु आयोडीन का विलयन बोलते हैं। विलयन यानी घोल, विलयन का मतलब होता है घोल। अगला प्रश्न, किसी खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित होगा तो परीक्षण के बाद कैसा रंग परिवर्तित हो जाएगा। हमने देखा है मंड का एक गुण है कि यह आयोडीन के साथ क्रिया करके अपना रंग बदल लेता है। इसका रंग कैसा हो जाता है, नीला या काला। नहीं यानी काला नहीं होता, अधिक गहरा नीला होने के कारण से काला प्रतीत होता है, काला नहीं होता, ध्यान के नीला ही होता है। ठीक है। अगला है प्रोटीन के परीक्षण के लिए किस विलयन का इस्तेमाल किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था प्रोटीन के परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट यानी नीलात होता उसका जलीय घोल, और उसके बाद में हम उसमें डालते हैं कास्टिक सोडा, उसका यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल। प्रश्न 5 है प्रोटीन युक्त पदार्थ के परीक्षण के लिए रंग कैसा हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ में जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालेंगे तो उसका रंग बैंगनी हो जाएगा। यानी प्रोटीन युक्त पदार्थ के बाद बैंगनी रंग में परिवर्तन हो जाता है। ऊर्जा देने वाला भोजन किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को हम ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। अतिरिक्त इसके वसा भी ऊर्जा देने वाला भोजन है। हमारे शरीर में विटामिन सी का क्या काम होता है, मैंने बताया था विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। और विटामिन सी की कमी से जो रतौंधी होता है ना, ये भी हमारी प्रतिरोधकता की कमी की वजह से होता है शरीर के। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, हमारे शरीर को पोषक तत्वों के अलावा कुछ अनिज खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, उनके नाम बताइए। अभी हमने पढ़ा था ऊपर आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और आयोडीन। हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है, क्या बात, अभी तक हमने इसका जिक्र नहीं किया था। देखो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने के जल हमारे शरीर में एक माध्यम का कार्य करता है, इसीलिए मतलब उनके पोषक तत्वों का अवशोषण करने के लिए शरीर में जल की आवश्यकता आती है, शरीर में यह सहायक होता है। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे मानव पेशाब के द्वारा, मानव पसीने के द्वारा या अन्य जंतुओं में भी पसीना पेशाब होता है, उसके द्वारा उन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। यानी जल जो है हमारे शरीर के अंदर 70% मात्रा में विद्यमान है और विभिन्न क्रियाकलापों में इसकी हमारे शरीर में कमी होती रहती है। इसलिए हमें दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर जल का उपभोग अच्छे से करना चाहिए। इससे हमारी त्वचा जो है वह बहुत अच्छी तरह से टोन रहती है, शरीर में रूखापन जो त्वचा का है, यानी स्वस्थ रखने के लिए जल पोषक तत्व नहीं है, किंतु ये एक वह घटक है जिसकी कमी से शरीर में भी रोग उत्पन्न हो सकता है। इसलिए पर्याप्त रूप से जल का भी सेवन किया जाना चाहिए। जल हमें दिन में कम से कम एक विभिन्न समयांतरालों के बाद पर्याप्त रूप से पीना चाहिए। किंतु इतना ध्यान रखें, भोजन खाने के 40 मिनट पहले और भोजन खाने के 40 मिनट बाद तक हमें पानी पीने से बचना चाहिए, बहुत ही आवश्यक होने पर इसे हमें पिएं। अगला होता है संतुलित आहार किसे कहते हैं। मैंने ऊपर बताया था वह है आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं, इसे संतुलित आहार कहते हैं। न तो कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में है, न ही कोई पोषक तत्व कम मात्रा में है, और इसमें सभी पोषक तत्व आ जाते हैं, खनिज, विटामिन के अतिरिक्त रुक्षांश भी। तो ये आता है हमारा शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए भोजन में उन सभी पोषक तत्वों को उचित मात्रा में होना अनिवार्य। चलिए ये काफ़ी लंबा लिखा हुआ है, ऊपर वाले से देख लीजिए, वही आपके लिए पर्याप्त छोटी।
अगला है हमारा अभावजन्य रोग किसे कहते हैं। वे रोग जो लंबे समय तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं, इसीलिए उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसा मैंने बताया अभाव यानी कमी से, जन्य मतलब से उत्पन्न है, ये पोषक तत्वों की कमी से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें अभावजन्य रोग भी कहते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारियाँ होती हैं? प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है और सबसे पहला लक्षण ये होता है कि बालों का रंग उड़ने लगता है या बाल झड़ने लगते हैं। देखिए बाल जो होते हैं ये हमारे शरीर की प्रोटीन ही है, तो जब ये हमारे शरीर में आवश्यक प्रोटीन नहीं है, शरीर में प्रोटीन भी आवश्यक होती है कुछ, और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनके बिना शरीर का कार्य मतलब हो सकता है। जब भी शरीर में विटामिन की कमी होने लगेगी, आपके बालों का रंग सफ़ेद होने लगेगा। देखा होगा आपने कभी छोटे बच्चों के अंदर कम आयु में ही उनके बालों का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। यह कारण क्या आता है? पोषण में प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। और त्वचा जो होती है वो मतलब ऐसे हो जाती है जिसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ, सूजन आ जाती है। अगर चेहरा सूजा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, वो दर्द नहीं होगा लेकिन चेहरा जो है वो सूजा हुआ होगा, ये हमारे प्रोटीन के आहार में प्रोटीन की कमी है, इसके लक्षण है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से जो गर्दन की ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, वह फूल जाएगी और घेंगा नाम की बीमारी हो जाएगी। और अगर बच्चों में इसकी कमी है तो मानसिक विकल्प के साथ हमारा यह पाठ पूरा होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अगर आपको समझ में कोई कमी रही हुई है तो आप दोबारा वापस जाइए, इस वीडियो को बार बार देखिए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस पाठ की PDF फाइल को डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि इस फाइल में जो आप पढ़ेंगे उसको पढ़ने के बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो बड़ी सरलता से आप इसको समझ पाएंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वह है उसमें लिखा हुआ है PDF फाइल में। तो एक बार फिर जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ये आपका अपना चैनल है, तो आप अपने यूट्यूब ऐप में जाकर के लॉगिन करें और इस सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला हर वीडियो जो है उसकी जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।